16वीं और 17वीं सदी के भारत में चलते हैं। एक ऐसा वक्त जब सोचिए करीब 8.5% लोग गांव में रहते थे। हाँ बिल्कुल, विशाल ग्रामीण आबादी। आज हम उसी कृषि समाज को, मतलब उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। किसान, जमींदार और मुगल सल्तनत, इनके बीच रिश्ते कैसे थे। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुगल दरबार के दस्तावेज हैं और साथ ही क्षेत्रीय रिकॉर्ड्स भी। तो इनसे उस वक्त की एक तस्वीर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि उत्पादन में कौन लोग थे, उनके आपसी संबंध वो कैसे थे। देखिए, कृषि समाज की जो बुनियादी इकाई थी वो गांव था, और किसान, जिन्हें फारसी में रयात या मुजारियन कहा गया, या आम भाषा में किसान या असामी। अच्छा। हाँ, तो ये लोग साल भर खेती में लगे रहते थे। ये मुख्य उत्पादक थे। और इनमें भी शायद कुछ फर्क रहा होगा। हाँ, मोटे तौर पे दो तरह के किसान मिलते हैं। एक तो खुद काश्ता, मतलब जो उसी गांव के थे जहां उनकी जमीन थी, अपने ही गांव के। जी। और दूसरे थे पाही काश्त। ये बाहरी किसान थे जो कहीं और से आके कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। दिलचस्प। और क्या जमीन उनकी अपनी होती थी, मतलब खरीद फरोख्त। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसानों की जमीनें खरीदी और बेची जा सकती थी, तो एक तरह से व्यक्तिगत मालिकाना हक मौजूद था। ओके। और ये खेती तो लगातार फैल रही थी, है ना। इसके क्या कारण थे। हाँ, फैल रही थी। इसके पीछे 3 मुख्य वजह कह सकते हैं। एक तो जमीन की बहुतायत, जमीन काफी थी। बहुत थी। दूसरा, काम करने वाले लोग, मतलब उपलब्ध श्रम। और तीसरा, किसानों की गतिशीलता। वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। बिल्कुल। तो ये गतिशीलता थी। और सिंचाई, देखिए मॉनसून तो रीढ़ की हड्डी था ही, वो तो है ही। लेकिन कृत्रिम तरीके भी थे। कुएं थे, रहट जिसे पर्शियन व्हील कहते हैं, या बाल्टी से सिंचाई। इनको कभी कभी राज्य से भी थोड़ी मदद मिल जाती थी। और औजार वही पुराने। हाँ, लकड़ी का हल और बैल, यही आम थे। खेती के 2 मुख्य मौसम थे, खरीफ और रबी। अच्छा, खरीफ और रबी। इससे फसलों में जबरदस्त विविधता थी। मतलब 2 फसल, यानी साल में 2 फसलें लेना आम था। एक दस्तावेज में तो आगरा में 39 और दिल्ली में 43 किस्मों का जिक्र मिलता है। वाह। मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए खेती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनसे कामिल कहा गया, यानी परफेक्ट क्रॉप्स या बेहतरीन फसलें। जैसे कपास और गन्ना, ये खूब उगाई जाती थीं क्योंकि इनसे रेवेन्यू ज्यादा मिलता था। अच्छा, ज्यादा कमाई वाली फसलें। हाँ। और फिर 17वीं सदी तक तो नई फसलें भी आ गई बाहर से। मक्का यानी मेज, टमाटर, आलू, मिर्च, यहाँ तक कि तंबाकू भी। अच्छा, ये सब बाहर से आई उस दौरान। जी। तो गांव सिर्फ खेत नहीं थे, बल्कि एक पूरा समुदाय था। इसके अहम हिस्से कौन थे। हाँ, एक समुदाय। इसके 3 मुख्य अंग कह सकते हैं। कल्टीवेटर यानी किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। मुखिया मतलब मुकद्दम या मंडल। बिल्कुल, मुकद्दम या मंडल। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि समाज में जाति आधारित गहरी असमानताएं थीं। निचली जातियां थीं, जैसे मजदूर या खेतीहर मजदूर। कुछ मुस्लिम समुदायों में भी, जैसे हलाल खुरान या फिर मल्लाजादा जैसे समूह, इनको संसाधन कम मिलते थे। अक्सर गांव के किनारे बसाए जाते थे ये लोग। और पंचायत का क्या रोल था। पंचायतें गांव के मामले देखती थीं। इनमें गांव के महत्वपूर्ण असरदार लोग होते थे। ये जातिगत सीमाएं बनाए रखने का काम करती थी। नियम वगैरह। हाँ, नियम तय करना, झगड़े सुलझाना, जुर्माना लगाना, और कभी-कभी तो समुदाय से बाहर निकालने जैसा सख्त दंड भी दे सकती थी। काफी शक्तिशाली थी पंचायतें। हाँ, और इनका मुखिया होता था मुकद्दम, जिससे अक्सर जमींदार की मंजूरी से चुना जाता था। गांव के हिसाब किताब में पटवारी मुखिया की मदद करता था। और हाँ, हर जाति की अपनी अलग जाति पंचायत भी होती थी। ओह, जाति पंचायतें भी थीं। हाँ। और गांव में सिर्फ किसान और मुखिया ही थे। नहीं, कारीगरों मतलब आर्टिसंस की भी बड़ी संख्या थी। अंदाजा है कि करीब 25% परिवार कारीगरों के थे। 1/4, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, इन्हें या तो फसल का हिस्सा मिलता था काम के बदले, या फिर जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे मिरास या वतन कहते थे। अच्छा। या फिर चीजों और सेवाओं का सीधा लेन देन होता था। इसी व्यवस्था को बाद में शायद जजमानी सिस्टम कहा गया। जजमानी व्यवस्था, हाँ सुना है। और पैसे का लेन देन। उसके लिए शिरौफ होते थे गांव में, मतलब मनी चेंजर। इनका होना भी आम था। ठीक है। अच्छा, महिलाओं की क्या भूमिका थी इस सब में। महिलाओं की भूमिका तो बहुत अहम थी। वो खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। बुआई, निराई, कटाई, सब कुछ। खेतों में भी। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ खेती नहीं, कताई करना, मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करना, ये सब आर्टिजनल काम भी वो करती थीं। क्योंकि समाज श्रम पर बहुत निर्भर था, तो चाइल्ड बेरर्स के रूप में, मतलब बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं का महत्व बहुत था।
कई ग्रामीण समुदायों में दहेज की जगह वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइस का रिवाज था। ब्राइड प्राइस, दहेज का उल्टा। हाँ, एक तरह से। और विधवा पुनर्विवाह को भी कई जगह मान्यता थी, लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण काफी सख्त था। नियंत्रण तो था। हाँ, पर कुछ महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलती थी। वो जमींदार भी बन सकती थी, जैसे बंगाल की राजशाही जमींदारी का उदाहरण मिलता है, जहां महिला जमींदार थी। अच्छा, ये दिलचस्प है। अब गांव से थोड़ा बाहर निकले तो जंगल वगैरह का क्या था? हाँ, गांव से परे देखे तो एक बहुत बड़ा इलाका, लगभग 40% भारत का, वो जंगल या झाड़ियां थी। इसे जंगल या खारबंदी कहते थे। 40%? जी, यहाँ रहने वालों को आमतौर पर जंगली कहा जाता था। उनका जीवन जंगल के उत्पाद इकट्ठा करने, शिकार करने और स्थानांतरीय कृषि पर निर्भर था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ, राज्य के लिए जंगल एक तरह से मुश्किल इलाका था, जिसे मावास कहते थे, मतलब जहां पहुंचना या नियंत्रण करना कठिन हो। तो राज्य इनसे दूर रहता था। शुरू में शायद हाँ, पर धीरे धीरे बाहरी ताकतें जंगलों में पहुंची। राज्य को अपनी सेना के लिए हाथी चाहिए होते थे। वो अक्सर पेशकश का हिस्सा होते थे। पेशकश यानी नजराना? हाँ, नजराना या भेंट। फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर फैला तो जंगल की चीजों की मांग बढ़ी। शहद, मोम, लाख यानी गमलाख। इनकी मांग बढ़ गई। बिल्कुल। व्यापार भी होता था, कई बार बार्टर सिस्टम से, यानी चीजों के बदले चीजें। और इन जंगली समुदायों पर क्या असर हुआ इसका? असर ये हुआ कि कई आदिवासी मुखिया, ट्राइबल चीफ्स जिन्हें कहते हैं, वो धीरे धीरे जमींदार या छोटे राजा बन गए। ओह, हाँ, उन्होंने अपनी सेनाएं भी बना ली। जैसे सिंध का एक जिक्र है, जहां एक कबीले के पास 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सैनिक थे। या असम के अहोम राजाओं के पाइक्स थे। पाइक्स? ये कौन थे पाइक्स? वो लोग थे जो राजा को जमीन के बदले सैन्य सेवा या दूसरी सेवाएं देते थे। और हाँ, इन जंगली इलाकों में इस्लाम का प्रसार भी हुआ। इसमें सूफी संतों, पिर्स का बड़ा रोल माना जाता है। अच्छा, पिरों का। अब जरा जमींदारों पर आते हैं। ये कौन थे? जमींदार? हाँ, ये वो वर्ग था जो खेती पर निर्भर तो था, पर सीधे खेती में शामिल नहीं था। ये लैंडेड प्रोप्राइटर्स थे। जमीन के मालिक। हाँ, जमीन के मालिक, जिन्हें कई सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। इनकी ताकत का स्रोत क्या था? कई स्रोत थे। एक तो उनकी अपनी निजी जमीनें, जिन्हें मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत? दूसरा, राज्य के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार। इसके बदले उन्हें कुछ हिस्सा या भत्ता मिलता था, जिसे खिदमत कहा जाता था। खिदमत, सेवा के बदले। जी। और तीसरा, सबसे अहम, उनके अपने सैन्य संसाधन। उनके पास अपने छोटे किले होते थे, किलाचा कहते थे उनको। किले भी? हाँ, और अपनी घुड़सवार सेना यानी कैवलरी और पैदल सेना यानी इन्फेंट्री भी होती थी। बाप रे, अपनी फौज। बिल्कुल। अबुल फजल ने लिखा है कि ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणा राजपूत, का दबदबा था जमींदारों में, पर मध्यवर्ती जातियों के जमींदार भी थे और मुस्लिम जमींदार भी अच्छी खासी संख्या में थे। तो क्या जमींदारी सिर्फ विरासत में मिलती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जमींदारियां जीती जा सकती थी, खरीदी बेची जा सकती थी। इससे एक दिलचस्प चीज हुई। क्या? कि जो निचले तबके के लोग थे, अगर उनके पास संसाधन या राज्य का समर्थन हो तो वो भी जमींदार बन सकते थे। मतलब ये व्यवस्था एकदम बंद नहीं थी। मौके थे मतलब? हाँ, कुछ हद तक। और जमींदारों ने कृषि भूमि का विस्तार करने में, किसानों को बसाने में, उन्हें कर्ज देने में और स्थानीय बाजार, जिन्हें हाट्स कहते थे, उनको स्थापित करने में भी भूमिका निभाई। तो एक तरह से उनका योगदान भी था। योगदान था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मूल रूप से एक शोषक वर्ग थे। पर हाँ, किसानों से उनके रिश्तों में सिर्फ शोषण ही नहीं था, उसमें पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी और संरक्षण, पेट्रोनेज के तत्व भी थे। ये कैसे? मतलब जमींदार किसानों से लगान लेते थे, पर जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे या बाहरी हस्तक्षेप से बचाते थे। इसीलिए शायद भक्ति संतों ने अक्सर सरकारी राजस्व अधिकारी को तो कोसा है, पर जमींदार को उतना नहीं। ये एक रोचक बात है। अच्छा, अब मुगल साम्राज्य की बात करें। उनकी अर्थव्यवस्था तो इसी भू राजस्व पर टिकी थी, है ना? बिल्कुल। लैंड रेवेन्यू ही उनकी आर्थिक बुनियाद थी। इसके लिए उन्होंने एक पूरा प्रशासनिक तंत्र बनाया था। कैसा तंत्र? इसमें जो सबसे प्रमुख कार्यालय था वो था दीवान का दफ्तर, यानी दफ्तर। ये पूरे वित्तीय और राजस्व मामलों को देखता था। दीवान का दफ्तर? हाँ, और राजस्व तय करने के दो मुख्य चरण होते थे। पहला था निर्धारण, जिसे असेसमेंट या जमा कहते थे, और दूसरा था वास्तविक वसूली, यानी कलेक्शन या हासिल। जमा और हासिल। जी। अकबर ने अपने राजस्व अधिकारियों, आमिल गुजार जिन्हें कहते थे, उनको हिदायत दी थी कि ज्यादातर वसूली नकद यानी कैश में की जाए। कैश पर जोर था। हाँ, हर अनाज यानी काइंड में
लगान लेने का विकल्प भी खुला था। उसके भी कई तरीके थे, जैसे कंकुट, बताई या भावली, खेत बताई, लंग बताई। ये सब फसल के हिस्से के रूप में लगान लेने के तरीके थे। अच्छा, और जमीन का हिसाब कैसे रखते थे? जमीन की पैमाइश, मेजरमेंट की जाती थी बाकायदा, और फिर उसे क्लासिफाई किया जाता था उसकी उर्वरता के आधार पर। जैसे पोलाज, जो सबसे अच्छी जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। फिर परावती, जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती थी। फिर चाचर, जो और ज्यादा समय खाली रहती थी। और आखिर में बंजर, जो जमीन खेती लायक नहीं थी या बहुत कम उपजाऊ थी। पोलाज, परौती, चाचर, बंजर। हाँ, ये वर्गीकरण था। हाँ, हालांकि जंगल जैसे जो इलाके थे उनकी पैमाइश अक्सर नहीं हो पाती थी। वो बिना मापे रह जाते थे। और आपने नकद वसूली की बात की, क्या उस समय सिक्के वगैरह चलन में थे? हाँ, बिल्कुल। इसी दौर में खासकर व्यापार बढ़ने की वजह से बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में चांदी भारत आई। सिल्वर बुलियन जिसे कहते हैं। चांदी आई? बहुत आई। इससे मुगल साम्राज्य को अपना चांदी का रुपया, सिल्वर रुपया जारी करने और उसकी स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया, और जब सिक्के चलन में आ गए तो राज्य के लिए नकद में कर वसूलना ज्यादा आसान हो गया। तो व्यापार और मुद्रा ये भी जुड़े हुए थे पूरी तरह से। और इन सब चीजों का इतना बारीक ब्यौरा हमें मिलता कहाँ से है? आपने शुरू में जिक्र किया था कुछ दस्तावेजों का। हाँ, इसका सबसे बेहतरीन और विस्तृत वर्णन हमें मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी जी, जिसे अबुल फजल अल्लामी ने अकबर के आदेश पर लिखा था। ये असल में अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। अकबरनामा का हिस्सा। इसमें क्या है खास? इसमें सब कुछ है। मुगल दरबार कैसा था, प्रशासन कैसे चलता था, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत क्या थे। इसके अलावा साम्राज्य की जो प्रांत थे, सूबा, उनका पूरा भौगोलिक विवरण, लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं, सब कुछ। बहुत व्यापक है ये तो। बहुत। इसका जो तीसरा हिस्सा है, जिसे मुल्कावादी कहते हैं, उसमें तो राजस्व दरों का पूरा हिसाब है। और जो 12 सूबे थे उनका पूरा क्वांटिटेटिव, मतलब सांख्यिकीय विवरण दिया गया है। आंकड़े भी हैं? हाँ, आंकड़े। हर सूबे में कितनी सरकार थे, परगना या महल थे, कितनी जमीन मापी गई थी, अराजी जमीनें पैमूदा, कितना राजस्व नकद में आता था, कितना दान सुयोरघाल में दिया गया, यहां तक कि जमींदार कौन थे, उनकी जातियां क्या थी, उनके पास कितनी सैन्य शक्ति थी, सवार यानी घुड़सवार, प्यादा यानी पैदल, और फील यानी हाथी। गजब, मतलब पूरी डिटेल। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि इसमें कुछ सीमाएं हैं। जैसे हर जगह का डेटा एक जैसा नहीं है, कहीं कहीं जोड़ने में या लिखने में त्रुटियां भी हैं। फिर भी उस समय के समाज और प्रशासन को समझने के लिए ये एक असाधारण दस्तावेज है। वाकई। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 16वीं-17वीं सदी का जो ग्रामीण भारत था वो ठहरा हुआ नहीं था। वो एक बेहद गतिशील, बेहद जटिल समाज था। गतिशील और जटिल। हाँ, उसमें सहयोग भी था, प्रतिस्पर्धा भी थी और संघर्ष भी था। ये सब साथ साथ चल रहा था। और ये सिर्फ किसानों का समाज नहीं था। इसमें जमींदार थे, कारीगर थे, महिलाएं थीं, जंगलवासी थे, ये सब शामिल थे। और ये सब आपस में और राज्य से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, सब मुगल राज्य और उस समय जो बाजार बढ़ रहे थे उनसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? ये चीजें हमें क्या सोचने पर मजबूर करती हैं? ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस समय की जो व्यवस्थाएं थीं, जैसे भू राजस्व की प्रणाली हो या जमींदारी व्यवस्था, उन्होंने न सिर्फ उस युग को आकार दिया, बल्कि उनका असर शायद आगे आने वाले समय पर, हो सकता है आज तक भी, किसी न किसी रूप में पड़ा हो। हाँ, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, कि उस दौर की जो सामाजिक संरचनाएं थीं, जो आर्थिक प्रणालियां थीं, क्या उनके कुछ पहलू आज भी शायद बदले हुए रूप में हमारे ग्रामीण समाज में मौजूद हो सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। जरूर, इस पर सोचना चाहिए।